गुड मॉर्निंग बच्चों फिर से ऑनलाइन कक्षा में सभी का स्वागत। बच्चों, हिंदी साहित्य में हमारे पद्य भाग के अंतर्गत देव नामक पाठ जो है, जिनका पूरा नाम देवदत्त देव था, यह हमारा चैप्टर लेसन जो है वह चल रहा था। और देव पाठ में हमने भाग नंबर 1, भाग नंबर 2 और भाग नंबर 3, इनकी जो 3 व्याख्याएं हैं, उनको 3 जो व्याख्याएं थी इस पाठ से, उनको हमने अच्छी तरीके से अपनी 3 कक्षाओं के अंतर्गत चर्चा की, उन्हें अच्छी तरीके से हमने जाना और समझा। तो किस तरीके से सहप्रसंग व्याख्या की जाती है वो मैंने सहप्रसंग, प्रसंग, व्याख्या और विशेष, इन 4 बिंदुओं के माध्यम से आपको समझा दिया है। और आप उनकी व्याख्याएं अपनी उत्तर पुस्तिका में हिंदी की जो आप कॉपी बनाए हैं उसमें आप करेंगे। अब बच्चों, इस पाठ से हमारे जो प्रश्नोत्तर थे, क्वेश्चन आंसर थे, वह शेष रह गए थे। तो आज की कक्षा में मैं आपको देव पाठ के जो अभ्यास प्रश्न है, क्वेश्चन आंसर है, वो हम जानेंगे और समझेंगे। और जैसा कि वीडियो में आपको ये श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड जो हमारा दिखाई दे रहा है, उसमें अच्छी तरीके से आपको नज़र आ रहा है कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने सारे क्वेश्चंस जो है और चैप्टर की तरह और कक्षाओं की तरह नोट डाउन किए हैं, और इनके उत्तरों को हम समझने का, आंसरों को हम समझने का प्रयास करेंगे। और तीनों व्याख्याएं हमने पूरे पाठ को अच्छी तरीके से समझ लिया, 3 व्याख्याएं समझ ली है, तो हमें आंसर जानने में, समझने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। बच्चों, देव पाठ के जो अभ्यास प्रश्न हैं वो लगभग 8-9 है। तो एक एक क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 पर लिखा है, 80 की चोट में कवि कौन? अपने देव। 80 की चोट में कवि देव ने किन पंच तत्वों का उल्लेख किया है तथा वे वियोग में कैसे समाप्त हो जाते हैं, समझाइए। अर्थात क्वेश्चन का जो मतलब है, कवि जो हमसे पूछ रहा है वो यह पूछ रहा है कि 80 की चोट में उन्होंने किन 5 तत्वों का उल्लेख किया है, और वो अगर वियोग अवस्था होती है, विरहव्यता होती है, तो वो नायिका में, गोपी में या प्रेमिका के शरीर से वो किस तरीके से लुप्त हो जाते हैं या चले जाते हैं। तो बच्चों, व्याख्या नंबर 1 का जब आप अध्ययन करेंगे, उसकी वीडियो कक्षा आप देखेंगे तो अच्छी तरीके से इसका आंसर आप दे पाएंगे। क्योंकि व्याख्या नंबर 1 का हमारा टाइटल जो था, शीर्षक जो था, वो 80 की चोट था। और 80 की चोट में नायिका ने अपना सारा वर्णन किया है, 5 तत्वों का वर्णन किया है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। तो आप इसका आंसर इस तरीके से देंगे, 80 की चोट शीर्षक छंद में, जो सवैया छंद में रचित है, उसमें कवि ने नायिका के शरीर के, गोपी के शरीर में 5 तत्वों का उल्लेख किया है और बताया है या बताना चाहा है कि नायिका के शरीर में जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी, ये 5 तत्व होते हैं। और ये नायिका के शरीर में ही नहीं बच्चों, प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में यह विद्यमान रहते हैं। व्यक्ति का शरीर इन 5 तत्वों से बनता है। तो नायिका का जो शरीर इन 5 तत्वों से बना हुआ है, वो तत्व पहले तो विद्यमान थे जब उनकी श्याम से, भगवान श्री कृष्ण से उनका मिलन हुआ था, उनकी संयोगावस्था थी। किंतु जब से उनका वियोग हुआ है, उनकी वीर दशा चल रही है, वियोग वेता को वो भोग रही है, तब से ये तत्व धीरे धीरे एक एक करके समाप्त होते जा रहे हैं। जैसे कि भूमि तत्व समाप्त होने के कारण शरीर दुर्बल, बहुत ही कर्ष कमज़ोर हो गया है। वायु तत्व समाप्त होने के साथ
कारण सांसें चलना रुकती जा रही है। इसी तरह आँखों से जलधारा बह रही है तो जल तत्व समाप्त हो रहा है। तो इस तरह उनके जो 5 तत्व है वो वियोगावस्था में निरंतर भगवान को याद करने के कारण जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी ये सारे 5 तत्व समाप्त होते जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है, प्रश्न का जो उत्तर है, बहुत ही सटीक, संक्षिप्त और सारगर्भित तरीके से देने का प्रयास करेंगे। नंबर 2 पर हम क्वेश्चन देखते हैं, नायिका सपने में प्रसन्न क्यों थी और वह सपना कैसे टूट गया था। देखो क्या कहा है कि नायिका सपने में प्रसन्न क्यों थी। दूसरे नंबर का जो वर्षा ऋतु वाला हमारा सवैया छंद में रचित जो कवि छंद था उसमें कवि ने पूछा है कि नायिका गोपी जो है सपने में सपन में तो खुश हो जाती है, आनंदित हो जाती है, और सपना टूटते ही वो दुखी क्यों हो जाती है। तो बच्चों इसका उत्तर आपको द्वितीय पद्यांश में हमारी वीडियो कक्षा 2 देवपाठ से हुई थी उसमें आपको मिल जाएगा, जिसमें वो कहती है झरी झरी बूंदे झरी कि वर्षा ऋतु लग चुकी है और धीरे धीरे बरसात की बूंदें झर रही थी। ऐसे मौसम में मुझे बहुत ही सुखद, बहुत ही सुंदर, अच्छा सपना आ रहा था और उसमें मुझे श्याम आकर मिलते हैं, भगवान श्री कृष्ण से मेरा मिलन होता है। तो संयोगावस्था के कारण वो कहती है पुलिन समाई, मैं अपने मन में फूल जाती हूँ, आनंदित हो जाती हूँ, अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ। किंतु निंगोड़ी नींद पता नहीं है, निंगोड़ी जो शत्रु नींद है कहाँ से मेरी नींद उड़ जाती है और मेरा सपना टूट जाता है, सारा दर से विलुप्त हो जाता है और पुनः वो वियोगावस्था में चली जाती है और रोने लगे जाती है। तो इस प्रकार सपने में श्याम से मिलन होना और सपना टूट जाने के बाद में पुनः वियोगावस्था में पहुंच जाना, इस कारण यहाँ पर जो है नायिका प्रसन्न और दुखी होती हुई हमें दिखाई देती है। तो 2 नंबर का उत्तर आप इस तरीके से लिखेंगे। नंबर 3 पर सपना कवित जो कवि छंद में रचा गया है सवैया, उसका भाव सौंदर्य स्पष्ट करें। क्या पूछा है बच्चों? भाव सौंदर्य स्पष्ट करें। और भाव का अर्थ होता है भावार्थ। भाव का अर्थ होता है भावार्थ, जिसे हम कहते हैं विचार भी कह सकते हैं। अर्थात इस पद्यांश में कवि ने क्या भाव व्यक्त किए हैं, अपने क्या विचार व्यक्त किए हैं, वो आप समझाइए। तो हम सपना जो छंद है इसको देखते हैं तो हमें यही समझ में आता है। वीडियो कक्षा 2 पाठ देखेंगे तो आप इसका उत्तर अच्छी तरीके से, भावार्थ अच्छी तरीके से कर पाएंगे कि बरसात या जो वर्षा ऋतु वाला या सपना वाला जो हमारा कविता है, सपना शीर्षक से जो हमारा कविता है, उसमें हमारे जो कवि देव हैं वो नायिका के बारे में कह रहे हैं। वह कहते हैं कि वर्षा ऋतु लग चुकी है और बरसात की निरंतर झड़ी लगने के कारण नायिका बहुत ही प्रसन्न है। चारों तरफ जो प्राकृतिक वातावरण है वह बहुत ही सौंदर्य से भर चुका है या सौंदर्य से परिपूर्ण हो चुका है। ऐसे सौंदर्यपूर्ण वातावरण में, अच्छे वातावरण में नायिका को सुखद नींद आ रही थी और उस अच्छी नींद में वो एक अच्छा सा मनोहर सुंदर सा सपना लेती है और उस सपने में उनका मिलन, गोपी का मिलन, नायिका का मिलन श्याम से होता है, कृष्ण से होता है। परिणाम स्वरूप वो प्रसन्न हो जाती है कि कृष्ण उन्हें कहते हैं कि हे गोपी उठो, मेरे साथ तुम झूलने के लिए चलो, हम बगीचे में झूलते हैं, झूला डालते हैं और झूला साथ झूलते हैं। तो कृष्ण से मिलन होना, उनके साथ में झूला झूलना अर्थात संयोगावस्था की स्थिति में वो प्रसन्न हो जाती है। किंतु जैसे ही उसकी जो नींद होती है वो टूट जाती है, वो पुनः दुखी हो जाती है, व्यतीत हो जाती है और वीर व्यथा के सागर में डूब जाती है और यही कहती है कि मेरे आँखों से अब निरंतर अश्रुधारा बहने लग गई है, क्योंकि संयोगावस्था के बाद में उनकी वियोगावस्था का प्रारंभ हो जाता है। तो दोनों ही स्थितियों में जो नायिका की, गोपी की मनोदशा है वो हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इस तरीके से
आप इस पद्यांश का जो भावार्थ है, विचार पक्ष है, वो लिखने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ में हम देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, हमारा प्रश्न नंबर 4। इस क्वेश्चन में दरबार शीर्षक के बारे में, दरबार शीर्षक जो हमारा सवैया छंद में था उससे यह हमारा क्वेश्चन बना हुआ है। दरबार सवैये में किस प्रकार के वातावरण का वर्णन किया गया है? तो बच्चों हंसी की चोट, सपना और नंबर 3 पर दरबार, ये 3 पद्यांश हमारे देव पाठ में लेसन में रखे गए हैं। तो तीसरा जो हमारा पद्यांश है वो दरबार शीर्षक से है, दरबार टाइटल से है। तो इसमें कवि ने जो वातावरण दिखाया है वो वातावरण हम देखते हैं तो हमारे हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसका रीतिकाल समय सन 1700 से 1900 तक का जो भारत का राजनीतिक वातावरण था उसकी झलक, उसकी एक झांकी हमें देखने को मिलती है। अगर उस 200 साल के टाइम को, समय को हम देखें तो राजनीतिक वातावरण बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं उथल पुथल पूर्ण था। राजाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी। राजा भोग विलास में डूबे हुए थे। उन्हें जनता से कोई भी मतलब या कोई भी कल्याण की भावना उनके मन में नहीं थी। ऐसी ही स्थिति का वर्णन कवि देव ने अपने दरबार शीर्षक में किया है। तो आप लिखेंगे दरबार शीर्षक सवैये में कवि ने अपने आस्यदाता, अपने जो राजा है उनके दरबारी वातावरण का वर्णन करते हुए बताना चाहा है कि वो रंग रूप में, सौंदर्य में, मदिरा सेवन में डूबे हुए हैं। न तो वो किसी की बात सुनते हैं, न वो सुनते हुए समझना चाहते हैं। राजा अंधे हो चुके हैं, सभा गूंगी हो चुकी है, मंत्री बहरे हो चुके हैं। परिणाम स्वरूप ऐसा राजनीतिक वातावरण होने के कारण चारों तरफ राज्य के ऊपर शत्रु आक्रमण की संभावना बनी हुई है। अतः राजा को वो एक तरीके से जो राष्ट्रीय वातावरण था उसके प्रति अपना असंतोष जो है वो व्यक्त करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। अब इसके बाद में हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 5 नंबर का भी दरबार शीर्षक से ही संबंधित है। दरबार में या दरबार सवैया छंद में गुणग्राहकता, गुणग्राहकता शब्द का अर्थ होता है बच्चों गुण का ग्राही, गुणों की परख करने वाला, समझने वाला। और आगे लिखा है कला की परख को किस प्रकार अनदेखा किया जाता है? तो इसमें हम उत्तर के रूप में लिखेंगे दरबार सवैये में कवि ने अपने समय के राजनीतिक वातावरण के प्रति असंतोष व्यक्त करते हुए बताया है कि अगर कोई अच्छा व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति आता है तो राजा उसकी सज्जनता की, उसकी कला की, उसके गुणों की कोई कदर नहीं करते हैं। उसे दरबार से निकाल दिया जाता है क्योंकि राजा तो रंग रूप में, मदिरा सेवन में, गणिकाओं के देह भोग में डूबे हुए हैं। परिणाम स्वरूप उनके जो चापलूस मंत्री है, उनके नीचे कार्य करने वाले जो कर्मचारी हैं वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और चारों तरफ दरबार रंग रूप में भोग विलास में डूब चुका है। तो इस तरीके से आप इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। वीडियो कक्षाओं को आप पूर्ववर्ती व्याख्या वीडियो कक्षाओं को देखेंगे तो अच्छे से आप इनके आंसर दे सकेंगे। फिर इसके बाद में नंबर 6 पर है देव ने दरबारी वातावरण पर किस प्रकार व्यंग्य किया है? कवि देव ने दरबारी वातावरण पर किस प्रकार व्यंग्य किया है? तो व्यंग्य देखो पूरे 4 लाइनों का ये पद्यांश है और बहुत ही अच्छी तरीके से व्यंग्य किया है कि मूक साई बंदे, साई बंद मुसाहिब गूंगे सबा बहरी, रूप रंग माचो। और लास्ट की लाइन में कहते हैं नट नीची निसी नाचो, कि व्यंग करते हुए कहते हैं कि सारे लोग अंधे हो चुके हैं, गूंगे हो चुके हैं, बहरे बन चुके हैं। परिणाम स्वरूप जिस प्रकार एक नटी गणिकाएँ रात भर नृत्य करके लोगों का मनोरंजन करती है, वैसा मनोरंजन पूर्ण वातावरण वहाँ पर बना हुआ है। सब भोग विलास में डूब चुके हैं। परिणाम स्वरूप जनता से किसी का कोई लेन देन नहीं है
और ऐसा वातावरण जनता के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो 4 पंक्तियों के इस सवैया में कवि ने बहुत ही अच्छे तरीके से कटाक्ष किया है, व्यंग्य किया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर का। देव के अलंकार प्रयोग एवं भाषा शैली के उदाहरण दीजिए। देव के अलंकार प्रयोग और भाषा शैली के उदाहरण दीजिए। तो बच्चों 7 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, इसका संबंध केवल एक दोहे से या एक सवैये से नहीं है। इसका संबंध हमारा हंसी की चोट जो सवैया था नंबर 1 उससे, नंबर 2 सपना सवैये से, नंबर 3 दरबार, इन तीनों से ही है। और इन तीनों की जो पंक्तियाँ आई हैं, इन तीनों की पंक्तियों का कला पक्ष, शिल्प सौंदर्य हमें समझाना है। तो अलंकारों के बारे में, भाषा शैली के बारे में तो पूछ लिया, और भी आप लिखना चाहें जैसे छंद है, रस है, गुण है तो लिख सकते हैं, लेकिन हम बात अलंकार और भाषा शैली की करते हैं। कवि देव रीतिकालीन कवि रहे हैं, रीतिकाल में भी रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि रहे हैं। तो आप लिखेंगे कवि देव के हंसी की चोट, दरबार और सपना, ये तीनों ही पद्यांश ब्रज भाषा में रचित है और इनमें 2 में सवैया छंद का प्रयोग है और 1 में कवित छंद का प्रयोग किया गया है। अलंकारों की दृष्टि से देखें तो कवि ने सब्जा, अर्था और उभय अलंकार सभी का प्रयोग अपने इन 3 पद्यांशों में किया है। जैसे कि हम देखते हैं झहरी झहरी गठा गहरी गहरी, यह जो सपना से पहली और द्वितीय लाइन है उसमें हमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार देखने को मिलता है। एक दरबार में है घट हो घट, तो घट हो घट आया है, वहाँ हमें यमक अलंकार देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं तो तीनों ही पद्यांशों में हमें अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। तो विभिन्न प्रकार अलंकारों का प्रयोग, अलग अलग अलंकारों का प्रयोग कवि ने बहुत ही सुंदर, शानदार ढंग से किया है। साथ ही साथ भाषा शैली ब्रज भाषा है। और छंदों में लिखना चाहे तो आप लिखेंगे कि हंसी की चोट में सवैया छंद, सपना में कवित और दरबार में सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। और रसों की बात करते हैं तो प्रथम और द्वितीय में संयोग, श्रृंगार रस और श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों का प्रयोग हुआ है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर देंगे। अब बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में सप्रसंग व्याख्याएँ पूछी गई है। क्या पूछी गई है? सप्रसंग व्याख्याएँ। और व्याख्याएँ पंक्तियों के रूप में दी गई है। कै गए आपको पाठ्य पुस्तक में देखने को मिलेगी। कै में लिखा है सासनी ही करी, अर्थात हंसी की चोट की ये व्याख्या है। तो वीडियो नंबर 1 देव पाठ का आप देखेंगे तो हंसी की चोट शीर्षक की व्याख्या आप सप्रसंग अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। इसी तरह ख और ग सपना और दरबार शीर्षक की व्याख्याएँ हैं। तो इस प्रकार तीनों व्याख्याएँ सप्रसंग पूछी गई है। तो अगर आपने अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में पहले व्याख्याएँ कर ली है तो दोबारा आप आवर्ती पुनरावर्ती रिपीटेशन मत करना। और अगर नहीं की है तो इस क्वेश्चन के आंसर के रूप में आप तीनों व्याख्याओं को सप्रसंग करेंगे, उनका उत्तर देंगे। तो ये हमारे 8 नंबर का क्वेश्चन हुआ। 9 नंबर के क्वेश्चन में भावार्थ स्पष्ट कीजिए। भावार्थ यानी जो विचारात्मक है, विचार पक्ष है, वो कवि ने यहाँ पर हमसे पूछा है। तो हम भावार्थ देखते हैं कि इनका भावार्थ क्या है और कौन कौन सी लाइनें हैं। नंबर 1 सोई गए भाग मेरे जानीवा जगन में, यह हमारे सपना शीर्षक सवैये से ली गई पंक्ति है। और कथन जो है वो गोपी का है। गोपी कहती हैं सोई गए भाग मेरे जगन में, कि जैसे ही वह सपने में भगवान श्री कृष्ण से श्याम से मिलती है, संयोगावस्था के कारण फूली न समाना,
आनंदित हो उठती है, मगन हो जाती है, मुग्ध हो जाती है। किंतु जैसे ही निगूढ़ी नींद अर्थात वो नींद से जागती है तो वो नींद को शत्रु बताती है और कहती है कि अब तो मेरे भाग्य जो जगे थे वो पुनः सो गए हैं, अर्थात मैं तो बहुत दुर्भाग्यशाली हूँ कि भगवान श्याम मेरे सपने में आए और वो चले गए, अर्थात मेरा सपना टूट गया। तो ये इसका भावार्थ आप नोट करेंगे। नंबर 2 पर हम देखते हैं, वेई छाई बूंदे मेरे आंसू है दर्गन में। दर्गन का अर्थ मैंने बताया था नेत्र, तो यह भी सपना से ही ली गई अंतिम लाइन है। तो वह कहती है कि मेरा सपना टूट गया, अब वापस में वियोगावस्था में चली गई हूँ, तो मेरे आंखों से निरंतर अश्रुधारा बह रही है और इस प्रकार वो अपनी वीरव्यता की दुख की अभिव्यक्ति कर रही है। नंबर 3 दरबार सवैये से ली गई पंक्ति है, जिसमें कवि ने लिखा है, साहिब अंधे मूक साहिब मूक सबा बहरी, और आगे की लाइन थी रूप रंग माचो। तो दरबार सवैये में ली गई इस प्रथम पंक्ति का अर्थ है कि मेरे जो राजा है वो अंधे हो चुके हैं, सब कुछ देखते हुए भी नहीं देखना चाह रहे हैं, और उनके चापलूस जो मंत्री कर्मचारी है वो गूंगे हो चुके हैं, सब कुछ बोलते हुए भी नहीं बोलना चाह रहे हैं, सभा बहरी हो चुकी है, चारों तरफ रूप रंग मचा हुआ है, भोग विलासपूर्ण वातावरण बना हुआ है। इस तरीके से आप तीनों लाइनों का अर्थ तीनों वीडियो कक्षाओं को देख करके आप लिखेंगे। तो बच्चों, सप्रसंग व्याख्या सहित आज की कक्षा में मैंने आपको अभ्यास क्वेश्चन प्रश्नोत्तर अच्छी तरीके से समझाने की चेष्टा की है। तो आप इन अभ्यास क्वेश्चन की वीडियो कक्षा को देख करके और पूर्ववर्ती कक्षाओं को देख करके देव पाठ के क्वेश्चन आंसर अपने हिंदी की उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे, साथ ही याद भी करेंगे।